Hello everyone, welcome to Root Chemistry. In today's lecture, we are going to discuss properties of colloidal system. So, the first one is its heterogeneous nature. Although colloidal system seems to be homogeneous from naked eyes. So, अगर आप visibility की बात करते हैं, तो we can't differentiate the particles of dispersed phase and dispersion medium. तो हमें लगता है कि वो homogeneous है nature में, but actually the colloidal system are heterogeneous in nature. Why? Because it consists of two phases, that is dispersed phase and dispersion medium. Next is filtrability. फिल्ट्रेबिलिटी अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास करेंगे कोलाइडल सिस्टम को तो हम उसके फेज और मीडियम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अल्ट्रा फिल्टर्स यूज करते हैं देन वी कैन सेपरेट डिस्पर्स्ड फेज फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम. The next one is stability. Lyophilic colloidal system है that is quite stable, but if we discuss about lyophobic colloidal sols, तो वहाँ पर उनकी stability is an issue. Means अगर आप electrolyte को remove कर देंगे, then our system will no longer be stable. The next one is its color. The color of colloidal system depend करता है size of the colloidal particles. Larger the particle, तो क्या होगा? It will absorb light of longer wavelength. अगर longer wavelength की light absorb कर लेगा, तो बचेगी कौन सी? Only shorter wavelength. So therefore it will transmit light of shorter wavelength. So this is about color. Let's discuss some more properties. First is colligative property. तो colligative property क्या होता है? The property which depends on the number and is independent of the nature of the system. तो सॉल्यूशन चैप्टर था उसके अंदर अभी हमने डिस्कस की थी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी थी वो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? दैट वाज रिलेटिव lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, then elevation in boiling point, then depression in freezing point, and the last one was that was delta TF, and the last one was osmosis, right? तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. दैट मींस दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है. जो सिस्टम आपने लिया है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. चलिए, जब हम इन्हीं सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें विद रिस्पेक्ट टू कोलाइडल सिस्टम, तो हम उनको कंपेयर कर लेते हैं विद अ ट्रू सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमने क्या बताया, हम क्या कर रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम के लिए इक्वल कंसंट्रेशन के अगर आप लेते हैं, एक सॉल्यूशन ले लिया और एक आपने ले लिया कोलाइडल सिस्टम, दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें बताने, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा इसका मतलब उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा. तो हमें पता है सॉल्यूशन की जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज स्मॉलर. ठीक है, तो अगर स्मॉलर होगा सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज, तो ये लीजिए मैंने कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं. कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, मान लेते हैं हम इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं. लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, दिस वन इज कोलाइडल सिस्टम. तो कोलाइडल सिस्टम के अंदर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या 10 मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे? 3 4 5 6 7, इतने में ही हो गया. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर के ऊपर डिपेंड करती है. तो अब आपने इक्वल वॉल्यूम ले लिया, मान लीजिए इक्वल कंसेंट्रेशन ले ली, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर कम हो गए? कोलाइडल सिस्टम में कम हो गए. इसी वजह से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप कंपेयर करेंगे तो जो कोलाइडल सिस्टम है उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन ऑलवेज लेस ही रहेगी. द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हम किसकी बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हम बात करें सॉल्यूशन की पार्टिकल से, तो उनका साइज बड़ा होता है और उसके साइज की वजह से जो भी लाइट उसके ऊपर डलेगी वो उसको स्कैटर कर देता है, और ड्यू टू दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल. तो एक्चुअली व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? व्हेन एन इंटेंस converging beam of light is passed through a colloidal solution kept in the dark, the path of light becomes illuminated with bluish light. तो जब आप उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखेंगे, यहाँ से अगर आप इसको देख रहे हैं तो क्या आपको ये जो इसका जो पाथ है वो ब्लूइश कलर का नजर आता है. इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. और यहाँ पे जो कोन बन रही है, ये जो आपको कोन नजर आ रही है, दिस कोन इज नोन एज टिंडल कोन, राइट? जो इल्यूमिनेटेड पाथ है इसको हम टिंडल कोन बोल रहे हैं. तो ये क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टिंडल इफेक्ट? इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल.
और अगर आप बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, तो क्या आप ट्रू सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट देख पाएंगे? तो आंसर इज नो, नहीं देख सकते। टिंडल इफेक्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सिस्टम, और कुछ सस्पेंशन के पार्टिकल है वहां भी हमें टिंडल इफेक्ट दिख सकता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उनके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, दे आर टू स्मॉल टू स्कैटर द लाइट, दैट इज व्हाई वी कांट सी द टिंडल इफेक्ट इन केस ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी, यहाँ पे आपको टिंडल कोन नजर आ रहा है, जहाँ पे जो पूरा पाथ ऑफ लाइट आपको विजिबल हो रही है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? टिंडल कोन बोल देते हैं। क्यों होता है? रीजन इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो आप देखेंगे, जो आपकी आईज है उसका एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आपको ब्लूइश कलर की लाइट नजर आएगी, राइट? तो टिंडल इफेक्ट के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी है, जिनके बिना टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है? व्हाट आर दोस नेसेसरी कंडीशन? द फर्स्ट वन इज the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of light used, ठीक है? इसका मतलब जो dispersed particle होगा, dispersed particle और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है ये कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो फिर वहां पर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या थी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने फिजिक्स में पढ़ा है इस टर्म को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत अच्छे से, तो आई विल नॉट डिस्कस दिस टर्म इन डिटेल, बट बस इतना जरूर बताएंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। देयर शुड बी हाई डिफरेंस, there should be high difference between the refractive index of dispersed phase and dispersion medium। इन दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके बीच में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। और अगर हम बात कर रहे हैं डिस्पर्स फेज और वेवलेंथ ऑफ लाइट, इनका साइज की बात हो रही है यहाँ पर, और वेवलेंथ ऑफ लाइट, इनका जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? तो वहां पर वही सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं, कोई भी लाइट सोर्स यहाँ पे डाला गया, सॉल्यूशन इसमें डाल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो गया, जहां पर ये एंट्री कर रही है लाइट, जहां से निकल रही है, बस आपको वहां पर यहाँ पे इसका पूरा रास्ता नजर आ रहा है, अंदर आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कोलाइडल सिस्टम की, तो कोलाइडल सिस्टम के अंदर यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट हियर, राइट? इनफैक्ट इन केस ऑफ सस्पेंशन वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट। So we can say Tyndall effect is shown by colloidal system as well as suspension, but we can't see Tyndall effect in case of solution. Why? Because these two reasons क्या है, दो conditions, disperse phase और wavelength of light यूज की जाती है, उनका जो डायमीटर है वो कंपेरेबल होना चाहिए, प्लस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके अंदर डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तभी वहां पर वो गिवन जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कोलाइडल सिस्टम है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो प्योर वाटर है इट इज सॉल्यूशन। तो यहाँ पर प्योर वाटर के अंदर आप देख सकते हैं हमें पास नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसी सेम लाइट को जब कोलाइडल सिस्टम के अंदर से पास किया गया तो आपको देखिए ये टिंडल कॉन बहुत ही अच्छे से नजर आ रही है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये जो टेस्ट है टिंडल इफेक्ट that can be used to differentiate a colloidal system from a true solution, ठीक है? Because only colloidal system can show Tyndall effect, और जो अगर आपका solution होगा that will not show the Tyndall effect। यहाँ पर भी वही कर रखा एक्सपेरिमेंट, देखिए लेजर लाइट को इस तरीके से डाला गया एंड यू कैन सी दिस लाइट पाथ, अगर आपको नजर आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस सिस्टम इज कोलाइडल इन नेचर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए हम जानते हैं कि अगर आपने कोलाइडल सिस्टम को थोड़ी देर के लिए रख दिया तो उसके पार्टिकल्स क्या बॉटम में सेटल डाउन होते हैं? द आंसर इज नो। अगर सस्पेंशन के पार्टिकल्स को इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो सस्पेंशन के केस में क्या हो जाएगा, द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम। बट अगर हम बात कर रहे हैं कोलाइडल सिस्टम की, देन द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम विल नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के वो काफी स्टेबल होते हैं। ये स्टेबिलिटी किस वजह से आती है? ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होता है ये ब्राउनियन मूवमेंट? जो रैंडम जो जिगजैग मूवमेंट होता है यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में, उसी को हम क्या बोल देते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। मींस पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सिस्टम डू नॉट सेटल डाउन बट अंडरगोस रैपिड जिगजैग मूवमेंट। हमेशा कंटिन्यूएशन में रहते हैं, इधर उधर कोलाइड हो गया, एक दूसरे से टक्कर हुई, दोबारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर से कोलिजन हुआ,
किसी और से कोलाइड हुआ, फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये जो रैंडम मूवमेंट होती रहेगी, इसी को हम क्या बोल देते हैं, दिस रैंडम मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, सो द continuous zigzag movement of the colloidal particle in the dispersion medium in a colloidal solution is called Brownian movement. क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू अनइक्वल bombardment of the moving molecules of a dispersion medium on colloidal particles. ओके, तो जो ब्राउनियन मूवमेंट है, अगर उसमें अगर पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा तो उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा या भारी हो जाएगा तो मूवमेंट कम हो ही जाएगी। यही रीजन है जिसकी वजह से सस्पेंशन की जो पार्टिकल्स है वो ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं कर पाते, और इसीलिए जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, राइट। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जो कोलाइडल सिस्टम है वो अपने ऊपर उसकी डिस्पर्स फेज और मीडियम है उसके पार्टिकल्स अपने ऊपर चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही चार्ज को एब्जॉर्ब करें, बट सिमिलर टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है, लाइक जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात कर लेंगे, वो जनरली पॉजिटिव चार्ज को ही एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। लेकिन अगर हम बात कर ले गोल्ड सोल की या फिर कॉपर सोल की, these are generally negatively charged. So when dispersed phase in a colloidal solution carries a negative charge, तो हम उसको negative colloid बोल देते हैं। And when dispersed phase in a colloidal system carries a positive charge, then it is known as positive colloid, right? तो कुछ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सिस्टम। डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कुछ ना कुछ चार्ज अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी भी आती है। इसकी स्टेबिलिटी इसकी चार्ज पे किस तरीके से डिपेंड करती है, लेट्स डिस्कस दिस आल्सो। एक्चुअल में क्या है, हमने अभी अभी बताया आपको कि कोई भी कोलाइडल सिस्टम हम मान रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स है। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है सारे पार्टिकल्स के ऊपर। अब जैसे ही ब्राउनियन मूवमेंट हो रही है तो क्या होगा, ये पार्टिकल इसके पास आ सकता है, स्ट्राइक बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रैंडम मूवमेंट है, जिगजैग कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस दूसरे वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास आएगा तो यहाँ पर चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा पास आएगा इसके और उससे काफी ज्यादा दूर भाग जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल है कभी भी एक जगह पर बैठेगा नहीं। ठीक है, क्या होगा, इसमें रैंडम जो मूवमेंट होती रहेगी, और अगर मूवमेंट होती रहेगी इट मींस द योर सिस्टम विल बी स्टेबल। तो चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सिस्टम। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो चार्ज है इसी की वजह से जो पार्टिकल्स है दे विल नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम एंड कीप्स मूविंग एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है उसी की वजह से उसकी स्टेबिलिटी है। इसको आप हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स की चार्ज है उसी की वजह से ये सिस्टम स्टेबल है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में होता क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो कोलाइडल सिस्टम के जो पार्टिकल्स है, आई मीन डिस्पर्स्ड फेज है और मीडियम है, हमें पता है डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कि यू शेप की ट्यूब ले रखी है और इस पूरे ट्यूब के अंदर मैंने एक कोलाइडल सिस्टम को डाल दिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दी गई है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा दी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाई है, एक हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दी है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्वाइन कर दिया गया, कुछ ना कुछ हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। जब आपने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर कोई कोलाइडल सिस्टम हमने डाल रखा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास की जाती है तो यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी कोलाइडल सिस्टम है, मान लेते हैं कोई नेगेटिव कोलाइडल सिस्टम है, गोल्ड सोल ले लिया, हमें पता है गोल्ड सोल है, इसका मतलब डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव पोल होगा, एक एनोड हो जाएगी, एक कैथोड हो जाएगी। तो जो नेगेटिवली चार्ज गोल्ड पार्टिकल्स है वो सारे के सारे क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होगी उसकी तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, और इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और हम क्या बोलेंगे, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सेपरेट हो गया डिस्पर्जन मीडियम से। कैसे? ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, so we can say the process
by which we can separate dispersed phase from the dispersion medium with the help of electricity. उसी को हम क्या बोल देते हैं? Electrophoresis, right? So the movement of colloidal particle under applied electric potential is called electrophoresis. I hope आपको ये clear हो गया होगा क्या होता है electrophoresis? Movement of colloidal particles under an applied इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. आई होप इट इज क्लियर नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. इससे क्या हो जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, दे विल गेट सेपरेट आउट. अगर हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर है, सो आई थिंक इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस सिंपल फिनोमेना था जिसमें मूवमेंट होती थी सॉल्वेंट पार्टिकल की अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. लेकिन जब हमने यहाँ पर टर्म यूज कर दी है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे. लेकिन जब ऑस्मोसिस की बात होगी तो हमेशा यूज हो क्या होगा? मूवमेंट किसकी होती है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स की. और अगर आपने कोलाइडल सिस्टम ले लिया है तो कोलाइडल सिस्टम के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम होता है. तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी दैट विल बी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन मीडियम की जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करेंगे, डिस्पर्स फेज जो है उसको रोक दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होगी वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को तो क्रॉस करने नहीं देगी. तो इसके बाद ऑप्शन किसके पास बच जाएगा? सिंपली डिस्पर्जन मीडियम के पास, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.